आज हम बात करेंगे बोहर के एटॉमिक मॉडल पे, जो रदरफोर्ड के बाद दिया गया था। तो इसमें इसने इसके 3 पॉइंट दिए थे। इसका फर्स्ट पोस्टुलेट, तो इसका पहला पॉइंट था कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो न्यूक्लियस इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, अट्रैक्शन वाली, बिकॉज न्यूक्लियस का चार्ज है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव। तो इनके बीच में अपोज अट्रैक्शन की फोर्स लग रही होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। उसकी वैल्यू होती है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। मान लो इसका जो रेडियस है ऑर्बिट का वो आर है। तो पहली चीज तो यहाँ पे Q1 Q2, तो Q1, तो यहाँ पे ये Q1 किसका चार्ज है? ये चार्ज है न्यूक्लियस का। अब किसी भी स्पीशीज को हम लिखते हैं ऐसे, तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं Z और A। तो Z होता है उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसका मतलब होता है कितने उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से होगा, और प्रोटॉन्स कितने होंगे? Z के बराबर। तो जो Q1 होगा, जो न्यूक्लियस का चार्ज होगा, वो होगा Z इंटू में E, और वो चार्ज प्लस का चार्ज होगा। और जो Q2 होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू होगी वैसे तो -E, बट अगर हम सिर्फ वैल्यू निकालें तो वैल्यू होगी उसकी E के बराबर। E की वैल्यू हम समझते हैं 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन की लग रही होगी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, उसकी वैल्यू ये रही। और जब कोई चीज सर्कल में घूमती है तब जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स रिक्वायर्ड है सेंट्रीपिटल फोर्स। वैसे तो सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की कोई चीज नहीं होती, जो भी होती है वो सेंट्रीपिटल कंडीशन होती है। सेंट्रीपिटल कंडीशन क्या कहती है कि जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लग रही हो उसकी वैल्यू mv² के बराबर होनी चाहिए। बट हम इसको नॉर्मली 12th तक ऐसे ही लिख देते हैं कि जो भी फोर्स, ठीक है, इसको हम कैसे याद रखते हैं? कभी भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो जो भी फोर्स लग रही हो सेंटर की तरफ, उसकी वैल्यू वो बराबर होनी चाहिए mv² के, तभी वो परफेक्ट सर्कुलर मोशन करती है। तो यहाँ से जो इसका फर्स्ट पॉइंट था, वो फर्स्ट पॉइंट यही था कि जो फोर्स होगी इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन की न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वही फोर्स किसके बराबर होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो पहली इक्वेशन हमको यहाँ से मिलती है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, उसकी वैल्यू आती है के Q1 हो गया ZE, Q2 हो गया E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उनके बीच का डिस्टेंस, तो R का स्क्वायर इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो mv²/r। तो यहाँ से R से R उड़ जाएगा। R को, ये वाला जो R है इसको हम दूसरी तरफ मूव कर लेंगे, तो ये बन जाएगी इक्वेशन हमारे पास kZe² इक्वल्स टू mv² इंटू R। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये पहला पॉइंट हो गया बोहर की एटॉमिक थ्योरी का। जो सेकंड पॉइंट बोहर की थ्योरी का था, वो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व किसी भी ऑर्बिट में नहीं करते, वो रिवॉल्व करते हैं ओनली इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। या तो मैं वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे स्पेसिफिक, या फिर यहाँ पे एक वर्ड यूज करूंगा डिस्क्रीट, या फिर आप एक वर्ड और यूज कर सकते हो कि कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं जहां पे वो रिवॉल्व कर सकता है। ऐसे ही नहीं कि किसी भी डिस्टेंस पे फिक्स होगा। जैसे ये न्यूक्लियस है, तो पहला ऑर्बिट मान लो इस डिस्टेंस पे आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो जो सेकंड ऑर्बिट होगा उसकी, ये नहीं कि वो कहीं भी हो सकता है, उसकी पोजीशन भी फिक्स होगी। जैसे मान लो ये सेकंड है तो इसकी पोजीशन फिक्स्ड होगी ऐसे। तो ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया, इसका रेडियस R2, इसका रेडियस R1। तो इसने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिसमें कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो। एंगुलर मोमेंटम इज
क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन का मतलब कि वो मिनिमम वैल्यू के मल्टीपल में हो, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है mvr। तो अगर हम किसी भी ऑर्बिट के लिए लगा रहे हैं तो m तो यहाँ पे मास इलेक्ट्रॉन का, उस ऑर्बिट की वेलोसिटी vn, उस ऑर्बिट का रेडियस rn। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी ऑर्बिट का, ये h/2π इसका मल्टीपल होना चाहिए। तो उसका मल्टीपल होना चाहिए यानी कि ये इस तरह से आएगा। किसी भी ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है mvr। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इसका फॉर्मूला r क्रॉस p या फिर सिंपल फॉर्म में mvr। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिसमें कि उसका एंगुलर मोमेंटम किसका मल्टीपल होता है, h/2π। इस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसको बोलते कैसे हैं डेफिनेशन में, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, दैट इज इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो जो सेकंड स्टेटमेंट यहां से निकल करके आती है, हम उसको सिंपल फॉर्म में लिखे तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि m इंटू वी इंटू आर, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू nh/2π। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर जो थर्ड पोस्टुलेट था वो ये कि अगर बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सपोज ये फोर्थ ऑर्बिट हो गया, इस तरह से, तो जितने भी ऑर्बिट्स होंगे हर एक की एनर्जी फिक्स्ड होती है। जैसे मान लो ये वाला ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये वाला सेकंड ऑर्बिट, ये वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ। तो एवरी ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी। तो एवरी ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी, हर ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास होगा उतना उसको वहां से निकालना मुश्किल होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है, इफ इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी, तो क्या होता है, वो लोअर टू हायर ऑर्बिट में मूव करता है। लोअर टू हायर ऑर्बिट में मूव करता है मतलब कहाँ मूव करता है, वो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूर जाएगा। और इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उससे क्या होगा, वो हाई टू लो स्टेट में जाएगा, यानी कि वो कहाँ पे आएगा, वो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। वो कहाँ आएगा, नियरर टू न्यूक्लियस। तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, उसने nth ऑर्बिट में था वो इनिशियली, और वो nth ऑर्बिट से वो चला गया mth ऑर्बिट में फाइनली। तो जो एनर्जी का जो डिफरेंस है या जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या फिर एनर्जी रिलीज होगी, डिपेंड करता है कि वो लोअर टू हायर या हायर टू लोअर गया। तो वो इन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस होगा, em माइनस en। जो एनर्जी mth ऑर्बिट की होगी उसमें से हमको nth ऑर्बिट की एनर्जी को सेपरेट करना पड़ेगा। दोनों एनर्जीज को जब हम घटाएंगे तब हमें मिलेगा एनर्जी का डिफरेंस। तो ये जो एनर्जी होगी हमेशा, ये एनर्जी हमेशा ही किसके फॉर्म में रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, ये रिलीज या फिर एब्जॉर्ब होती है हमेशा इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन, या फिर फोटोन ही होता है। फोटोन से ही एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, फोटोन से एनर्जी मिलती है। फोटोन की जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है h इंटू में न्यू। एनर्जी ऑफ फोटोन इज h इंटू में न्यू। न्यू यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी होती है और h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता ही होगी आपको, 6.6 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। तो जो थर्ड पॉइंट था वो ये बना कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी nth से mth ऑर्बिट में गया
तो जो एनर्जी का जो डिफरेंस है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड या रिलीज्ड है, वो फोटोन के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब या रिलीज होगी। तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा? एनर्जी ऑफ फोटोन। ये एनर्जी है फोटोन की और ये एनर्जी है ट्रांजिशन की, इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी रिलीज्ड या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड, ये थर्ड पॉइंट होता है। तो यहां से हम इनको यूज करते हुए काफी कुछ फॉर्मूले निकाल सकते हैं वेलोसिटी और रेडियस के। तो इससे जुड़ी हुई काफी हद तक मैथ्स है। तो अब हम इसका मैथमेटिकल पोर्शन कर सकते हैं आगे तक, अदरवाइज तो थ्योरेटिकली ये खत्म हो चुका है। अब तो आगे इसकी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स ऑफ बोहर्स मॉडल। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी और ये वाली इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन। तो हमें क्या मिलेगा? इस तरफ मिलेगा के जेड ई स्क्वेयर अपॉन एन एच बाय 2 पाई, और राइट साइड में हो जाएगा एम वी स्क्वेयर आर अपॉन एम वी आर। तो ये एम वी आर ये कट जाएगा, यहाँ पे जो अकेला बचेगा वो होगा v, वेलोसिटी अकेली बचेगी। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी? ये 2 पाई, ये मल्टीप्लाई होकर के ऊपर जाएगा, तो 2 पाई के जेड ई स्क्वेयर अपॉन एन इंटू में एच। अब यहाँ पे दो वैल्यूज ऐसी हैं जो चेंज हो सकती हैं। एक तो वो वैल्यू है z एटॉमिक नंबर, और एक n कि हम कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। लेकिन इनके अलावा बाकी जो चीजें हैं उनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो चेंज हो जाए। तो अगर हम वैल्यूज की बात करें तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो आया 2 पाई के ई स्क्वेयर अपॉन एच, और यहाँ पे जो बचा वो बचा z बाय n। तो हम सिंपली इतना याद रख लें तो भी बहुत होता है कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n। ये फैक्ट भी अगर आप याद रख लो तो काफी हद तक काम आ जाता है, यही फैक्ट कि वेलोसिटी z बाय n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर आपने z को कर दिया डबल, तो वेलोसिटी डबल। अगर आपने रेडियस को कर दिया 4 टाइम्स, तो जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 1/4। कहने का मतलब यहाँ पे ये है इस चीज में। अब थोड़ा सा इसको आगे स्टडी करें अगर, तो जो वैल्यूज आई थी यहाँ पे वेलोसिटी की, वैल्यूज आई थी 2 पाई के ई स्क्वेयर अपॉन एच इंटू में जेड बाय एन। कोई भूल तो नहीं गया मैं? वैल्यू ये आनी चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करें फॉर हाइड्रोजन, अगर इसको सॉल्व करोगे आप फॉर हाइड्रोजन, और वो भी फर्स्ट ऑर्बिट में, तो जो वेलोसिटी की वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद वो 1/136 आती है लाइट की स्पीड के, 1/137। तो यहां से हमको आइडिया लग जाता है कि जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की, ये किसकी स्पीड है? ये स्पीड है इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में। किसमें? हाइड्रोजन में। तो हमको यहां से आइडिया लग जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, वो बहुत हाई होती है वेलोसिटी। दूसरी चीज अब हम यहां पे निकाल सकते हैं रेडियस। तो रेडियस कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई। इसी में बस अब हम क्या करेंगे, v की जगह जो वैल्यू आई थी वो रख देंगे। तो r का फॉर्मूला बनेगा एन एच अपॉन 2 पाई एम वी, और फिर v की वैल्यू रखने के बाद ये बन जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई एम, और v की वैल्यू, तो v की वैल्यू आई थी 2 पाई के ई स्क्वेयर जेड अपॉन एन इंटू एच। तो यहां से थोड़ा सा फॉर्मूले को ढंग से लिखेंगे अगर हम,
तो क्या होगा हमारे पास एच स्क्वेयर अपॉन में आएगा 2 पाई 4 पाई स्क्वेयर के एम ई स्क्वेयर, और यहाँ पे आएगा z, और यहाँ पे आएगा n स्क्वेयर। शायद यही वैल्यू आनी चाहिए, कोई मिस्टेक होनी तो नहीं चाहिए। m भी आ गया, k भी आ गया, ई स्क्वेयर भी आ गया। तो लगभग ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू हमको मिलती है रेडियस के लिए। अब इसमें भी हम देख सकते, अगर हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वो होता है हाफ mv स्क्वेयर, फिर यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वैल्यू आई थी के जेड ई स्क्वेयर अपॉन एच इंटू जेड बाय एन। आई थिंक यही वैल्यू आई थी वेलोसिटी की, तो इसका स्क्वायर, इसको मैं फिर भी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, वेलोसिटी की वैल्यू यही आई थी क्या, 2 पाई के ई स्क्वेयर बाय एच, 2 पाई के ई स्क्वेयर बाय एच। तो इसमें गलती है यहाँ पे इसकी जगह आना चाहिए था 2 पाई के ई स्क्वेयर बाय एच और इंटू जेड बाय एन। ये वैल्यू आई थी वेलोसिटी की। तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी को आगे निकाल सकते हैं। तो m/2 इसका स्क्वायर, तो k का स्क्वायर, फिर 2 पाई का स्क्वायर, फिर ई स्क्वायर का स्क्वायर, फिर h का स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर और फिर n का स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से देखा जाए तो ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है। इस पूरे पार्ट में हर चीज कांस्टेंट है, केवल जो बदलने वाली चीजें वो z और n है। तो यहाँ से हम सिंपली बस ये भी याद रख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के। बट फिर भी थोड़ा इसको ढंग से लिखें अगर हम फॉर्मूले को, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को, तो फॉर्मूला बनेगा 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपॉन, अच्छा एक तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 की जगह पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वेयर और यहाँ पे आ गया जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर ए काइनेटिक एनर्जी के लिए। ऐसे ही अब हम पोटेंशियल एनर्जी को निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का। तो कोई भी दो चार्जेस है उनकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाय आर। तो यहाँ पे Q1 तो हो जाएगा न्यूक्लियस का चार्ज, तो वो Z इंटू ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो यहाँ पे मैं माइनस ई लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी में फर्क पड़ता है, और R की वैल्यू, तो R की वैल्यू आई थी R की वैल्यू आई थी ये। तो जो R की वैल्यू आई थी, R की वैल्यू वो ये आई थी। तो इस वैल्यू को यहाँ पे हम रख देंगे, हमारे पास फॉर्मूला बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का, वो फॉर्मूला बनेगा माइनस के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर, और आर की वैल्यू हो जाएगी एच स्क्वेयर एन स्क्वेयर, और यहाँ पे
ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर जा करके, तो 4 पाई स्क्वायर के। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को हम थोड़ा सा अगर रीअरेंज करें अब, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल कर क्या आएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर आएगा पाई स्क्वायर, फिर हो जाएगा के स्क्वायर, क्योंकि दो के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, के स्क्वायर, फिर ई स्क्वायर और ई स्क्वायर, तो ई की पावर 4, एक मास, तो m आ गया यहाँ पे, और फिर साथ में z और z, दो z तो z स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में n स्क्वायर h स्क्वायर। तो ये वैल्यू मिली हमें पोटेंशियल एनर्जी की। माइनस तो मिलनी थी, माइनस का मतलब हो जाता है कि कैसी है एनर्जी, अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव जब भी होती है तो माइनस का साइन आता है। अब हमको यहाँ पे जो तीसरी चीज निकालनी होती है, वो निकालनी होती है टोटल एनर्जी। तो अगर टोटल एनर्जी निकालें, तो वो हो जाएगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो दोनों की वैल्यू रख देंगे हम। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई थी 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर E4 mz स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई थी -4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर E4 mz स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सब कुछ कॉमन है, मतलब ये जो टर्म है पूरी की पूरी टर्म, ये पूरी टर्म कॉमन है। ये टर्म और ये टर्म ये पूरी तरह से कॉमन है। तो ये कॉमन है, तो बस फर्क किसका पड़ेगा, 2 - 4 का, और बाकी टर्म एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। यानी कि पाई स्क्वायर के स्क्वायर E4 mz स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू बनेगी, ये बनेगी -2। तो हमारा जो आंसर आएगा फाइनली टोटल एनर्जी का, वो जाएगा -2 टाइम्स, और ये पूरी वैल्यू। तो यहां से अभी हमको दो बातें करनी है। पहली चीज तो ये कि टोटल एनर्जी आई वो नेगेटिव आई। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है, इसका मतलब क्या होता है, टोटल एनर्जी जब भी नेगेटिव आती है तो उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि जो सिस्टम है वो बाउंडेड है, मतलब वो अपने आप फ्री नहीं हो सकता, वो अपने आप फ्री नहीं हो सकता, कैन नॉट गेट फ्रीड ऑन इट्स ओन। वो बंधा हुआ है, वो बाइंडेड है। टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब यही होता है। अगर किसी चीज की टोटल एनर्जी हो जाए 0, तब जाकर के वो फ्री होता है, और टोटल एनर्जी हो जाए अगर पॉजिटिव, तब तो वो खुद कुछ कर सकता है, एबल टू डू वॉट एवर ऑन इट्स ओन। लेकिन टोटल एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब होता है कि बाइंडेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाइंडेड है, वो बाउंडेड है न्यूक्लियस से, एंड इज नॉट फ्री। फ्री नहीं है वो जैसे चेन में बांध के रखते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है। पहली चीज तो ये आई। दूसरी चीज आई यहाँ पे इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी जो वैल्यू आएगी टोटल एनर्जी की, जो टोटल एनर्जी की वैल्यू आई हमारे पास, वो टोटल एनर्जी की वैल्यू आई -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर E4 mz स्क्वायर अपॉन
n स्क्वेयर और h स्क्वेयर। अब यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो कि z और n को छोड़ दो तो बाकी सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें कॉन्स्टेंट्स हैं। ये सारी चीजें क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अगर मैं इन सब चीजों की वैल्यू रख दूं, सारी चीजों की वैल्यू रख दूं, तो मुझे जो एनर्जी मिलेगी, तो ये टोटल एनर्जी किस में मिलेगी, मुझे जूल में मिलेगी अगर मैं सबको रख दूं तो। पर अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये वैल्यू सॉल्व होने के बाद मुझे कितनी मिलती है, 13.6 माइनस का जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। लेकिन ये आंसर किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो जेड स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल है और एन स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि अगर मैं टोटल एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की और सेकेंड ऑर्बिट की और थर्ड ऑर्बिट की अगर उनका रेशियो ले रहा हूँ, तो रेशियो क्या आएगा, 1/1/1/2 का स्क्वायर रेशियो 1/3 का स्क्वायर। तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 1/1/4 रेशियो 1/9, और ऐसे ही z के रेस्पेक्ट में होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हम और निकाल सकते हैं, जैसे कि हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, एल एंगुलर मोमेंटम, हमको बस वेलोसिटी और आर की वैल्यू रखनी है। हम ओमेगा निकाल सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी होता है ओमेगा इंटू में आर। तो आप यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो v/r, v और r की वैल्यू रख दो। फिर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई इंटू में फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो जो भी चीज़ें सॉल्व करनी है वो सारी हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें यहाँ से अब हमसे एक चीज़ याद रखेंगे कि जो टोटल एनर्जी हुआ करेगी उसको अब से हम ई ही लिखा करेंगे। और मान लो अब हम किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी लिख रहे हैं, मान लो हम nth ऑर्बिट की एनर्जी लिख रहे हैं, तो हम उसको ऐसे लिखा करेंगे -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। अब चाहो तो ये पूरा बड़ी वैल्यू भी यूज कर सकते हो, लेकिन सॉल्व करते हुए हमको इसकी ही जरूरत पड़ती है सिर्फ। तो यहाँ से हम टोटल एनर्जीज की कुछ वैल्यू याद रखते भी हैं। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए Z हो गया 1। तो अगर हम एनर्जी निकालें फर्स्ट ऑर्बिट में तो एनर्जी आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी निकालेंगे तो आएगी -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही हम थर्ड ऑर्बिट के भी निकाल सकते हैं, फोर्थ ऑर्बिट के भी निकाल सकते हैं। कोई भी ऑर्बिट आपको निकालना हो तो वहां से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। शायद इसकी वैल्यू -1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती होगी, शायद मुझे गलत याद हो, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके गया है nth से mth ऑर्बिट में, जैसे टॉपिक हमने पहले भी करा था, nth से mth ऑर्बिट में अगर उसने जंप लिया है तो आपको एनर्जी लिखनी होगी nth ऑर्बिट की। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो उसको -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। और जब एनर्जी लिखोगे mth ऑर्बिट की तो उसको लिख दोगे -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एम स्क्वेयर। तो अब वो शिफ्ट करके गया है, वो जंप लेकर के गया है, तो एनर्जी का चेंज कितना आएगा, तो एनर्जी आएगी mth माइनस एनर्जी ऑफ nth। तो यहाँ से आप -13.6 जेड स्क्वेयर कॉमन ले सकते हो, तो 1/m स्क्वेयर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/n स्क्वेयर। माइनस साइन को अंदर भेज सकते हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा। तो डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी +13.6 जेड स्क्वेयर, और यहाँ पे आ जाएगा 1/n स्क्वेयर -1/m स्क्वेयर। ये वैल्यू किसकी आई, एनर्जी की आई। तो यही एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज होती है, एक फोटोन के फॉर्म में रिलीज होती है। तो ये एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, फोटोन की एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, यानी कि h या फिर hc/लैम्डा। तो यहां से हम लैम्डा भी निकाल सकते हैं। तो इसको करने का एक तरीका और होता है, वो ये कि आप एनर्जी को इस तरह से लिख सकते हो। टोटल एनर्जी जो आई थी हमारे पास, उसकी वैल्यू ये आई थी। तो आप यहाँ पे ये एनर्जी किसी भी nth ऑर्बिट की है,
तो जब हमको डेल्टा एनर्जी निकालनी है, जब वो n से m में गया तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो उसकी वैल्यू आएगी 2 पाई स्क्वेयर k स्क्वेयर E4 m z स्क्वेयर अपॉन h स्क्वेयर, और यहाँ पे आ जाएगा 1/n स्क्वेयर माइनस 1/m स्क्वेयर। अभी हमने करा था इसको, वो माइनस साइन कॉमन लेकर के अंदर। तो अगर इलेक्ट्रॉन nth से mth ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है, ओरिजिनली यानी कि इनिशियली वो था n ऑर्बिट में, और फाइनली वो चला गया mth ऑर्बिट में, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हुई या जो रिलीज हुई, कुछ भी हो सकता है, दोनों ही केस में एनर्जी ये होगी। और एनर्जी हमेशा किसके फॉर्म में एब्जॉर्ब या रिलीज होती है, फोटोन के फॉर्म में। तो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी को हम h न्यू या फिर hc/λ भी लिख सकते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट था वो यही था, थर्ड पॉइंट यही था कि जो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे में जाता है तो वो एनर्जी का डिफरेंस कौन पूरा करता है, वो डिफरेंस पूरा करता है फोटोन। तो फोटोन अगर एनर्जी का डिफरेंस पूरा करेगा तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये किसके बराबर हो जाएगा, hc/λ के बराबर। ये पूरी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहां से आप 1/λ की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो 1/λ की वैल्यू क्या हो जाएगी, hc भी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई स्क्वेयर k स्क्वेयर E4 m z स्क्वेयर अपॉन h स्क्वेयर, और इसके नीचे आ जाएगा h और c, और यहाँ पे बचेगा 1/n स्क्वेयर माइनस 1/m स्क्वेयर। तो ये इतनी बड़ी वैल्यू हमको याद ना रखनी पड़े, इसीलिए हम इस बड़ी सी वैल्यू को एक नाम दे देते हैं, और वो नाम होता है r। और r का फुल फॉर्म, r का नाम होता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली क्या होती है, बट सॉल्व किया जा सकता है उसको, डायरेक्टली याद रख सकते हो वैल्यू को। तो यहाँ से कई बार ये भी न्यूमेरिकल बनता है, तो आपको अगर वेवलेंथ निकालनी हो डायरेक्टली तो आप इसको ऐसे याद रखते हो फॉर्मूले को। कई बार 1/λ को कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, न्यू और फिर ये, इसको बोलते हैं वेव नंबर। तो वेव नंबर वो कोई डरने की बात नहीं है, वो यही होता है। तो यहाँ से फिर हम इसकी स्पेक्ट्रल सीरीज भी निकालते हैं कि कौन सी सीरीज में लाई करता है फोटोन। आप बोलते हो कि अगर जो ऑर्बिट है, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से निकला, फर्स्ट से वो किस में चला जाए, वो किसी में भी चला जाए, सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में भी चल जाए, तब जो लैम्डा होगा वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है, और इसका नाम होता है लाइमन सीरीज, जो भी वेवलेंथ्स आएंगी। और इस तरह से आप सेकंड कर सकते हो कि अगर वो सेकंड ऑर्बिट से किसी भी हाइयर में चला जाए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इस तरह से किसी में चल जाए, तो उस सीरीज का जो नाम होता है वो आप बोलते हो बामर सीरीज। और ये लाई करती है विजिबल स्पेक्ट्रम में। ये बात थोड़ी याद रखने वाली होती है कि जो बामर सीरीज बामर सीरीज है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती है, मतलब ये वाली वेवलेंथ हम देख सकते हैं। इसके बाद भी वेवलेंथ और भी आएंगी, जैसे हो सकता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड और ऑर्बिट से ट्रांजिशन कर रहा हो, थर्ड से किसी और में, या फिर हो सकता है कि वो फोर्थ से किसी और में ट्रांजिशन कर रहा हो, या फिर हो सकता है वो फिफ्थ से, किसी में भी कर सकता है। लेकिन अगर वो थर्ड से ट्रांजिशन कर रहा है, फोर्थ फिफ्थ या किसी में, तब जो लैम्डा लाई करता है वो लाई करता है इंफ्रारेड रीजन में, और इसको हम बोलते हैं लाइमन बामर पाश्चन। ऐसे ही अगर वो फोर्थ से जा रहा है किसी हाइयर सीरीज में 5 6 7 में, तो लैम्डा लाई करता है फार इंफ्रारेड रीजन में, और इसको हम बोलते हैं लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट सीरीज। और 5वें से जा रहा है अगर वो 6ठे 7वें में किसी में भी,
तो हम उसको बोलते हैं कि वो कहाँ लाई करता है, फार फार इंफ्रारेड में, और उसको हम बोलते हैं फंड सीरीज। तो ये बोहर का एटॉमिक मॉडल होता है पूरा।